नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम जन का मन में आपका स्वागत है। हम आपको ले चलते हैं देश की कोयला राजधानी कहे जाने वाले धनबाद लोकसभा क्षेत्र में, जहां पे आपको सबसे बड़ी बात कि यहां के जो विकास योजनाएं हैं उससे आपको रूबरू कराएंगे और साथ ही साथ देश की कोयला राजधानी में किन किन समस्याओं से यहां की जनता दो चार होती है उससे भी रूबरू कराएंगे। धनबाद संसदीय क्षेत्र धनबाद और बोकारो जिले में फैला हुआ है। धनबाद को जहां देश की कोयला राजधानी कहा जाता है, तो वहीं बोकारो को स्टील सिटी। पूरे इलाके में उद्योग धंधे लगे हैं। ये क्षेत्र झारखंड का सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। इस इलाके का इतिहास भी काफी समृद्ध रहा। मुगल सम्राट अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह को उपहार में इस इलाके को दिया था। मान सिंह के नाम पर पहले इसे मान भूमि कहा जाता था। छोटा नागपुर पठार की श्रेणियों से घिरे इस इलाके में इतिहास के कई राज दफन हैं। वैसे धनबाद कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है और यहाँ उच्च कोटि के कोयले का उत्पादन होता है। अंग्रेजों ने यहाँ सबसे पहले कोयला खनन का काम शुरू किया था। धीरे धीरे यहाँ निजी खदान मालिकों ने कोयला खनन में रुचि दिखाई। व्यापार, तकनीक और श्रम की वजह से धनबाद देखते ही देखते श्रमिकों की नगरी के रूप में तब्दील हो गई। धनबाद में मिनी भारत बसता है। यहाँ गुजराती, मारवाड़ी, बंगाली, बिहारी, यूपी और दक्षिण भारत के लोग दशकों से एक साथ रहते आ रहे हैं। हालांकि अब धनबाद शहर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यहाँ जमीन के नीचे कोयला धू धू कर जल रहा है। भूमिगत आग लगातार विकराल रूप लेती जा रही है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर हर समय अनहोनी का खतरा मंडराता रहता है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या में विस्थापितों का पुनर्वास एक बड़ी समस्या है और इस वक्त में धनबाद में जहां पे हम हैं, यह है घनुआडी का इलाका, जहां पे देखिए कि ये आग धधक रही है और ये आउटसोर्सिंग इलाका है और ओपन कास्ट माइंस है। ओपन कास्ट माइंस का मतलब होता है खुला खदान। आमतौर पे झरिया में पहले भूमिगत खदान चलते थे, लेकिन अब ये ओपन कास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ खदान तब्दील हो चुके हैं और स्थिति ऐसी हो गई है कि हर जगह आपको इसी तरह से बड़ा बड़ा खदान मिलेंगे और इन खदानों से निकला हुआ जो पत्थर है, जिसको ओबी बोलते हैं, उसी से बना हुआ ये कृत्रिम पहाड़ नजर आएगा। यानी ये पहाड़ कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं है, बल्कि कृत्रिम पहाड़ है जो इसी नीचे के निकाली गई ओबी से खड़ा हुआ है। अब जरा सा इस त्रासदी को देखिए कि जहां पे हम खड़े हैं वो बिल्कुल डेंजर इलाका है। यानी जहां पे हम खड़े हैं, आप देख लीजिए कि खतरों की खिलाड़ी वाली हालत है। यानी एक कदम में मेरी यहां जान जा सकती है, क्योंकि जिस बाउंड्री लाइन पर मैं खड़ा हूं ये भी आग से इफेक्टेड है। जरा सोचिए कि जो यहां पे रात दिन 24 घंटा रहते होंगे उनकी हालत कितनी खराब होगी। तस्वीरें और हालात बताने के लिए काफी हैं कि धनबाद के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यहाँ की बड़ी आबादी भूमिगत आग और भूदशान की समस्या से जूझ रही है। भूमिगत आग प्रभावित इलाकों में बसे लोगों के पुनर्वास के लिए 2009 में देश की सबसे बड़ी पुनर्वास योजना झरिया एक्शन प्लान बना। इसके तहत झरिया पुनर्वास एवं प्राधिकार का गठन हुआ। मास्टर प्लान के मुताबिक 12 साल में 53,000 लोगों को बसाना था, लेकिन अब यह आंकड़ा 1 लाख से ऊपर पहुंच गया है और अभी तक विस्थापितों के सर्वे का काम भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में पुनर्वास की बात बेमानी है। कांग्रेस बिजली, पानी, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ विस्थापन और पुनर्वासन को बड़ा चुनावी मुद्दा बता रही है। आज जो है बैंक का नेशनलाइजेशन जो हो रहा था, उसको बैंक के नेशनलाइजेशन को डी नेशनलाइजेशन की तरफ जाए। कोयले का नेशनलाइजेशन जो हुआ था उसको खत्म किया जा रहा है। झरिया आग से है। उसके बाद स्कूल और कॉलेज में अच्छी पढ़ाई रही है। RSP का कॉलेज बंद है। बहुत सा मुद्दा, रेलवे ट्रेन अभी बंद कर दिया गया, अभी चालू किया गया है, लेकिन कब तक चले रिस्टोर नहीं हुआ है, जिसके इशू पे हम 3-4 महीना जेल भी गए। ये सब इशू है जो मतलब कि इंदिरा सोनिया गांधी देखना चाहती थी अपने टाइम में, जिसको हम लोग नहीं कर पाए, हार गए हम लोग। लेकिन मेरा एक बदकिस्मती है ये धनबाद की भी कि धनबाद के लोग के ऐसे विचारधारा लोग जो है, सिलहरी ऐसा कारखाना बंद हो गया, DVC का ऐसा कारखाना जो है क्राइसिस में चल रहा है। बिजली यहाँ 18 घंटा तक नहीं मिलती है।
पानी यहाँ सुविधा नहीं है, स्कूल की व्यवस्था नहीं है, पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, कोयला चोरी अंधाधुन हो रहा है। कोयलांचल में भूधसान की समस्या आम है। इस समस्या को ठेकेदार और बीसीसीएल के अधिकारियों के भ्रष्टाचार ने जन्म दिया। खदान से कोयला निकाल लेने के बाद उसमें बालू भरना था, लेकिन बालू भराई हुई ही नहीं। उसके नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे हुए। अब भूमिगत खदान की जगह ओपन कास्ट माइंस ने ले लिया है। आउटसोर्सिंग कंपनियों ने कोयला खनन के बाद पूरे झरिया को टापू बनाकर छोड़ दिया है। विस्थापित से लेकर यहाँ का आम आदमी भी मानता है कि जनप्रतिनिधियों की अदूरदर्शिता के कारण ये इलाका अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। पीड़ित लोगों की शिकायत है कि सर्वे हुआ लेकिन समाधान नहीं निकला। नेताजी सिर्फ आश्वासन की घुट्टी पिलाते रहते हैं। 7 फिर से हम लोग को यहाँ गुजर गया। अच्छा, तो अभी भी आप लोगों का पुनर्वास नहीं मिला? नहीं मिला। यहाँ का जो नेता और ये सब हेन तेन कर हम लोग का घर द्वार मिला नहीं, और हम क्या बोले। तो मैंने नेताओं ने दिलचस्पी नहीं ली? नहीं, सब दलाल है। यहाँ ऐसा है कि बहुत से आप सर्वे वाले करके गए हैं, तो 3 आदमी हैं जो कि सब तीनों अलग अलग बाल बच्चा लेकर रह रहे हैं, मगर एक को बैलगाड़ियाँ दे रहा तो 2 को नहीं। एक परिवार कैसे जाएगा? देना है सरकार तो एक बार जोड़ करके दे, सबको दे और जा करके बढ़िया से शिफ्ट कर दे। तो कई लोगों का यहाँ पे अतिक्रमण वाले भी हैं, कुछ रैयती वाले भी हैं, सब लोग हैं। किसी के पास जमीन है? नहीं, कोई सा जमीन नहीं है यहाँ, सब ऐसी प्राइवेट मजदूर है, यहाँ कमाने खाने वाला है। ये लोग बहुत जल्दी चाह रहा है कि बहुत आसान से हम लोग जल्दी व्यवस्था सरकार दे दे, हम चले जाएंगे। इस एरिया में बहुत से कोयला बचा हुआ है और आग से जल भी रहा है, और ये कोयला निकालने के नहीं स्थिति से 500 मजदूर के पीछे 5000 रोजगार हो गया। बोला बस्ती हटिए नहीं रहा, तो कोयला निकालेंगे नहीं तो तुम लोग देगा तो कमाओगे खाओगे का। इसके लेकर के 500 मजदूर आज 4 साल से बैठे हुए और संगठित मजदूर, और उसका पीछे 5000 परिवार भी भूखे मर रहे हैं। 4 साल हो गया है मगर किसी का आज तक घर नहीं दिया। भूधसान और भूमिगत आग प्रभावित लोगों को बैलगाड़ियां में बसाया जा रहा है, लेकिन बसाने की प्रक्रिया बेहद धीमी है। इसके बाद बड़ी संख्या में प्रभावित लोगों ने बैलगाड़ियां स्थित झरिया विहार जाने से साफ इनकार कर दिया। लोगों का कहना है कि बैलगाड़ियां में जीवन यापन की कोई व्यवस्था नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है, पुनर्वास और मुआवजे की नीति में कई पेच भी है। कहीं लोग क्या करेंगे, वहाँ कुछ है ही नहीं है, कुछ व्यवस्था सरकार दे भी नहीं किया है, कुछ नहीं। अच्छा। जो वहाँ गया है वो तो भूखे लोग मर रहा है। तो रोजगार नहीं होने के कारण लोग यहाँ से छोड़ के नहीं जाना चाह रहे? नहीं जाना चाह रहे, हाँ, कोई रोजगार ही नहीं है। धनबाद के वर्तमान सांसद पीएन सिंह 2009 से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सांसद का कहना है कि प्रभावित इलाकों में बसे लोग दूसरी जगह जाने को तैयार नहीं है। अगर लोग दूसरे सुरक्षित जगह पर बसने के लिए तैयार हो जाएं, तो आगे उन्हें बसाने की कोशिश की जाएगी। जिस दिन मन बना लेंगे विस्थापन के लिए सरकार तैयार है, हमारी सरकार तैयार है, मोदी जी की सरकार तैयार है। लेकिन कोई भी काम हो आपसी सहमति के आधार पर हो। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में भूधसान, विस्थापन और पुनर्वास एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहेगा, लेकिन इसके अलावा धनबाद शहर में ट्रैफिक जैम, कोयला चोरी, अवैध खनन, लॉ एंड ऑर्डर, पेयजल और बिजली संकट, माफिया, रंगदारों से मुक्ति और कोल क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष, प्रदूषण और पर्यावरण भी चुनावी मुद्दा रहेगा। हालांकि मुख्य विरोधी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ेगी, आखिरी समय तक वोटर्स को गोलबंद करने की कोशिश करेगी। तो भाजपा जो है अभी उस मुद्दे से, डेवलपमेंट के मुद्दे से हट गई है जी। अभी इनके पास डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है। अभी इनके पास है पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान, यही ये इशू रह गया। ये स्ट्राइक जो इन्होंने आज कहा कि वो इशू हम बनाएंगे, राष्ट्रभक्ति का यही इशू बनाएंगे कि राष्ट्रभक्ति में हम पाकिस्तान को कब्जा कर रहे हैं, किसी को भी कब्जा कर। ये इलेक्शन का कोई इशू नहीं होता। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में मजदूर रहते हैं। मजदूरों की अपनी अलग मांगे हैं। हालांकि इस बार सिंदरी खाद कारखाना शुरू करने की पहल कर केंद्र सरकार ने काफी हद तक यहाँ के मजदूरों को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। स्थानीय लोग सिंदरी खाद कारखाना को शुरू करने के फैसले को बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताते हैं। ये तो एनडीए के लिए एक अचीवमेंट है और खासकर सिंदरी के लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि पिछले 15 साल से हम लोग जो स्थिति थी सिंदरी की,
सिंदरी के लोगों के, खासकर सिंदरी में व्यापार जो था वो बिल्कुल शून्य पे आ गया था। बेसिकली हम लोग सारे शून्य पर आ गए थे। अब जो फैक्ट्री खुलने की कवायद शुरू हुई है, मोदी जी के पहल से जो हल का निर्माण किया गया है और एक प्लांट फर्टिलाइज़र का जो 6,500 करोड़ का प्लांट हमारे सिंदरी को मिला है, इसके लिए हम मोदी जी को और मोदी जी की सरकार को, सिंदरी की जनता तो धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल चलना चाहिए। सिंदरी खाद कारखाना को 2002 में बंद कर दिया गया था। कारखाना बंद होने से करीब 2000 लोग बेरोजगार हो गए थे। सुंदरी कही जाने वाली सिंदरी बेजान हो गई थी। उद्योग व्यापार ठप हो गए थे। पूर्व कर्मचारियों की हालत खराब हो गई थी। 2014 में बीजेपी ने सिंदरी खाद कारखाने को शुरू कराने का वादा किया था। 25 मई 2018 को पीएम नरेंद्र मोदी ने खाद कारखाना शुरू करने की दिशा में एक बड़ी शुरुआत की। करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर इस कारखाने को शुरू किया जाएगा। 2021 से उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया। केंद्र सरकार के इस फैसले को यहाँ के लोग सराह रहे हैं। सिंदरी पिछले लगभग 2002 में जब कारखाना बंद हुआ, उसके बाद से तो विकास की कोई भी कार्य सिंदरी में नहीं हो पा रही थी और सिंदरी लग रहा था कि नक्शे से गायब है। परंतु इस कार्य के लिए सरकार की सराहना करनी होगी कि उन्होंने अपना वादा निभाया और खाद संयंत्र खोलने के दिशा में न सिर्फ पहल की बल्कि निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है और सिंदरी वासी काफ़ी आशान्वित हैं कि इसके जरिए उनको जो भी मूलभूत सुविधाएं से वो जो वंचित थे, अब शायद उनको वो सब मिलेगी। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 5 साल में विकास की पड़ताल करने के लिए हम सांसद के गोद लिए गांव गोविंदपुर प्रखंड के रतनपुरा पंचायत गए। रतनपुरा पंचायत के कुमारढी गांव के लोगों का कहना है कि 5 साल में उनके गांव में कच्ची सड़क पक्की हो गई। इसके अलावा सांसद के गोद लिए गांव में दूसरा कोई काम नहीं हुआ। इस गांव के लोग जल जमाव, पेयजल, बिजली की आंख मिचौनी जैसी समस्याओं से अब भी जूझ रहे हैं। कुछ नहीं काम हुआ है। सड़क नहीं बना? सड़क बना है, पानी नहीं है और नाली नहीं है। नाली का बहुत दिक्कत है। हम लोग का घरों में नाली का दिक्कत है। बरसात का पानी होता तो आंगन में जमा हो जाता, जो कि हम लोग को उठा के फेंकना पड़ता है। बहुत ज्यादा दिक्कत है बरसात में। नाली नहीं है। इस एरिया में नाली का बहुत ज्यादा कमी है। अच्छा, और क्या तकलीफ होती है? और पानी की तकलीफ है। पानी नहीं है, पानी नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। उसमें आपका जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें डॉक्टर वगैरह रहते हैं? नहीं सर, डॉक्टर तो नहीं रहते हैं स्वास्थ्य केंद्र में। स्वास्थ्य केंद्र में उधर हॉस्पिटल में रहते हैं। अच्छा, यहाँ नहीं। पंचायत में तो कुछ बदला नहीं है। वही रोड बना है और बोरिंग का पानी आता है, वो भी कभी आता है कभी नहीं। बिजली की क्या स्थिति है? बिजली ठीक ही रहती है, कभी जाती है तो कभी आती है। बिजली ठीक है। रतनपुरा पंचायत के ग्रामीण सांसद के गोद लिए गांव की बदहाली बता रहे हैं, लेकिन सांसद दावा कर रहे हैं कि उन्होंने रतनपुरा पंचायत का विकास किया है, ग्रामीणों को हर सुविधाएं मुहैया कराई है। यहाँ पर तो काफी काम हुआ है रतनपुर में। इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलपमेंट भी, सड़क बनाने का काम, बिजली का सारा पोल बदलने का काम, ट्रांसफार्मर लगाने का काम, पानी टंकी बनाने का काम, BSNL के द्वारा काम हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ DD न्यूज या आकर वहाँ कार्यक्रम किए। तो फिर 30 लाख का मैरिज हॉल BCCL बनाया, जो कि आज कंप्लीट है। सांसद के दावे और हकीकत का फर्क आप समझ सकते हैं। अब सांसद के दूसरे दावों की भी बात कर लेते हैं। सांसद PN सिंह का दावा है कि उनके प्रयास से सिंदरी कारखाना खुला, ISM को IIT का दर्जा मिला, ग्रामीण जलापूर्ति योजना शुरू हुई, पाइपलाइन से घर घर रसोई गैस पहुंचाने की योजना पर काम चल रहा है, 75 किलोमीटर लंबी 6 लेन की सड़क बन रही है, 1723 करोड़ की रेलवे की योजना को स्वीकृति मिली है, 6000 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कें बनी है। सिंदरी खाद कारखाना 6000 करोड़ रुपए का खुलना ऐतिहासिक काम है, जिसका प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर उसका शिलान्यास किया और तो आज तेजी से काम चल रहा है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जिसको IIT का दर्जा आप देखें कि धनबाद से सिंदरी का रोड, धनबाद से बोकारो का रोड जिस तेजी से काम हो रहा है, धनबाद से बरवड्डा का रोड, धनबाद से गोविंदपुर का रोड, यहाँ से रांची आप सड़कों का जाल तो सड़कों का, ग्रामीण सड़कों का भी 600 किलोमीटर से अधिक हमारे क्षेत्र में बना है। सुरक्षा कारणों से धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन को बंद कर दिया गया था, जिससे यहाँ के लोग काफी नाराज थे।
सांसद का कहना है कि उन्होंने इस रेलवे लाइन को दोबारा चालू कराने की कोशिश की, जो खामियां थी उसे दूर कराया, क्योंकि वो भविष्य की चिंता करते हैं। कनेक्टिविटी के मामले में धनबाद एक पहले जो है बेहतर रहा है, लेकिन हाल के दिनों में थोड़ी परेशानी आई। डीसी रेल लाइन बंदी के बाद हमारे 19 जोड़ी ट्रेनें अभी भी रिस्टोर करने के लिए नहीं, धनबाद चंदपुरा लाइन बंद होने के बाद अभी चालू हुआ है और इसका कभी भी भविष्य में बंद न हो उसकी चिंता कर रेलवे काम कर रही है। धनबाद में हाल के दिनों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनावी मुकाबला होता रहा है। धनबाद कांग्रेस के नेता सांसद पीएन सिंह के दावे को खारिज कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि सांसद ने अपने कार्यकाल के दौरान कोई काम नहीं किया। धनबाद में जो काम नजर आ रहे हैं वो उनके सांसदों का किया हुआ है। गीता वर्मा के टाइम में कांग्रेस का माहौल खराब हुआ और उसकी वजह से जो है मतलब कि वो 2 टर्म जीती जो है, लेकिन किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया। आप चाहे आज़ादी के बाद सिंदरी कारखाना खुला हो, चाहे दुर्गापुर खुला हो या जो भी खुला हो धनबाद में जो है, ये सब कारखाने जो है या नेशनलाइजेशन हुआ हो या 20 सूत्री कार्यक्रम लगा हो, जो भी काम किया कांग्रेस ने काम किया। कांग्रेस के विचार ही धारा से, और जब जब ये लोग पार्टी में आए उस विचारधारा से लोग पार्टी में तो आए, कट्टरपंथी लोग कहिए या उस समाज के लोग को जो है धर्म के रुख में मोड़ दिया, उससे देश का डेवलपमेंट रुका है। चुनावी साल है, सियासी दलों के नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये सच है कि औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जाने जाने वाला धनबाद आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति ही मुख्य कारण है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे धनबाद के सियासी समीकरण और सांसद के रिपोर्ट कार्ड की। धनबाद लोकसभा सीट पर शहरी मतदाताओं का दबदबा है। इस सीट पर करीब 62% शहरी और 38% ग्रामीण मतदाता हैं। यहाँ अनुसूचित जाति की तादाद 16% और अनुसूचित जनजाति की तादाद 8% है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लोगों की अच्छी तादाद है। धनबाद संसदीय क्षेत्र के तहत 6 विधानसभा सीटें बोकारो, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया और चंदन क्यारी है। 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने बोकारो, सिंदरी, धनबाद और झरिया, कोऑर्डिनेशन ने निरसा और जेबीएम ने चंदन क्यारी पर जीत हासिल की। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पीएन सिंह दोबारा जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के अजय कुमार दुबे को करीब 2,92,000 वोटों से हराया। पशुपतिनाथ सिंह को 5,43,000 वोट मिले थे, जबकि अजय कुमार को 2,50,000। धनबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर होती रही है। हालांकि हाल के दिनों में यहाँ बीजेपी मजबूत हुई है। कांग्रेस भी मानती है कि धनबाद में पार्टी के अंदर कई समस्याएं हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिल जाता है। इस परेशानियों से गुजर रहा है, इसलिए कि हाई कमांड जो है कांग्रेस की तरफ यहाँ लोकल आदमियों को नहीं दिख रहा। अगर लोकल आदमियों को देखे हाई कमांड को कोई परेशानी यहाँ से नहीं हो। ये लोग जब आते हैं तो विचारधारा उनका जहाँ रहते हैं वहीं का विचारधारा आ जाता है। सांसद पशुपतिनाथ सिंह की लोकसभा में उपस्थिति 92% रही है। सदन के 45 डिबेट में उन्होंने हिस्सा लिया। साथ ही 185 सवाल भी पूछे, जिसमें मुख्य रूप से धनबाद और बोकारो में एयरपोर्ट की स्थापना की मांग है। इसके साथ ही उन्होंने धनबाद गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की स्थापना की मांग भी संसद में उठाई। धनबाद में खेल सुविधाओं की मांग भी उन्होंने संसद में उठाया था। जनवरी 2019 तक के आंकड़ों के मुताबिक पशुपतिनाथ सिंह ने अपने सांसद निधि से क्षेत्र के विकास के लिए 17.79 करोड़ रुपए खर्च किए। उन्हें सांसद निधि से अभी तक 22.78 करोड़ रुपए मिले। इनमें से 5 करोड़ रुपए अभी भी खर्च नहीं किए गए हैं। हालांकि सांसद का दावा है कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए रिकॉर्ड काम किए हैं। जो मिला था एक किस्त रह गया मेरा, 5 वर्ष का 25 करोड़ होता है। 22.5 करोड़ रुपया हम खर्च करने में सफल हुए। अच्छा, मैंने आया नहीं है मेरा एक किस्त, वो भी रिपोर्ट गया हुआ है। मैंने 2% रह गया। हाँ, 22.5 करोड़ रुपया हम खर्च करने में सफल हुए हैं। सांसद के अपने दावे हैं
विपक्ष की अपनी तैयारी है। अब फैसला जनता जनार्दन को करना है, जो 12 मई को वोट डालने के लिए घर से मतदान केंद्रों के लिए निकलेगी। ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद करेगी और मतदान के दौरान नेताजी के वादे और दावों का ख्याल जरूर करेगी।